चैप्टर नंबर है अपना 10। चैप्टर का नाम है आपका परीक्षा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए, तो सरदार सुजान सिंह कहाँ के दीवान थे? देवगढ़ रियासत के दीवान थे वो। तो वो जब बूढ़े हुए तो उन्होंने क्या है, परमात्मा की याद आई उनको, मतलब परमात्मा की याद आई, भगवान की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। तब वो क्या है, राजा के पास गए और बोले कि ना मैंने आपकी सेवा 40 साल तक की है, इस दास ने 40 साल तक आपकी सेवा की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, यानी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। तो बोला कि अब मेरे में राजकाज संभालने की शक्ति नहीं है, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। तो वहाँ के जो राजा थे देवगढ़ रियासत के, वो क्या है, अपने दीवान का बहुत ज़्यादा आदर करते थे, क्योंकि वो अनुभवशील थे, नीति कुशल थे। बहुत समझाया उन्होंने, क्या है, बहुत ज़्यादा समझाया उनको। लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। उन्होंने मतलब एक शर्त रखी कि मतलब अब है ना, इस राज्य के लिए जो नया दीवान होगा वो आप ही को ना चूज करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तब क्या किया, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। तो वहाँ पे ना, मतलब ये ना बहुत सारे जो प्रसिद्ध अखबार थे, पत्र थे, वहाँ पे एक विज्ञापन लगा दिया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की क्या है, जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान की सेवा में उपस्थित हो। तो उन्होंने लिखा कि जो भी इस पद के योग्य समझे उम्मीदवार, वे क्या है, वर्तमान सरकार में सुजान सिंह की सेवा में क्या है, हाजिर हो। ये जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन क्या शरीर से वो हष्ट पुष्ट होना चाहिए। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो बीमार हो, जिसके कुछ भी नहीं सही हो, वो यहाँ पे नहीं पधारे। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। कि मतलब 1 महीने तक क्या है, जो भी यहाँ पे आएगा उसकी क्या है, उसके रहन सहन, उसका जो व्यवहार होगा, उसके जो विचार होंगे, उनकी क्या है, देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कि मतलब उसकी विद्या का तो कम, लेकिन जो उसका कर्तव्य है वो निभाता कैसे है, उस पे क्या है, ज़्यादा विचार किया जाएगा। जो माह से इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन एमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महाअनुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दृश्य करते हैं। मिस्टर दे से और जे से उनके घरों पर नौकरों की नाम में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर लय को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वे नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है।
लेकिन मनुष्यों को वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। कि मतलब जो जितने इतने जो लोग आए हुए हैं इस परीक्षा को पास करने के लिए, उनमें इतने सारों में कौन है, हंस क्या है, जो प्रतिभाशाली है वो कौन है। एक दिन नए फैशन वालों की सूची की आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मजे में हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। थावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक दे लेते थे मानो लोहे की दीवार है। तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वो खेल खेला जा रहा था। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। तो वहां पे ही क्या था, पास में एक नाला था जहाँ पे उस साइड में मतलब पुल नहीं बना हुआ था। तो वहां पे एक किसान क्या है, अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर आया। तो वो उससे क्या है, पार नहीं हो रहा था। वो कभी बैलों को ललकार रहा था, कभी पहियों को हाथ से ढकेल रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा होने की वजह से और बैल कमजोर होने की वजह से वो गाड़ी क्या है, ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ी ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। तो उन लोगों में से क्या था, एक मनुष्य ऐसा था, वो क्या था, दयालु भी था, साहसी था। लेकिन वहाँ पे जो खेल खेल रहे थे हॉकी का, उसमें क्या है, उसके पैरों में चोट लग गई थी, जिससे वो क्या है, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे आ रहा था। तो उसी टाइम उसकी निगाह मतलब गाड़ी के ऊपर पड़ी, तो वो क्या है, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गड्ढे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। छुप कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ने हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ
क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में पेटने से ही मोती मिलता है। तो निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों को फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटता पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। तो सभी लोग क्या है उस टाइम का इंतजार कर रहे थे कि कब फैसला आए और कब उनकी किस्मत चमके। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सजधज बनाकर दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस विरासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूं। तो उन्होंने उसकी घोषणा कर दी। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, उन आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वे चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो मतलब उन्होंने किस तरीके से उसको चुनाव किया। उन्होंने मतलब ये परीक्षा ली कि हॉकी का जो खेल था वो खेला गया। बाद में सुजान सिंह खुद किसान बन के उस नाले को पार करने के लिए उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो उनमें से जो एक आदमी जिन्होंने मतलब जो जख्मी होकर भी उनकी मदद की, तो ये एक परीक्षा थी जिसमें वो क्या है सफल हुआ। तो ये प्रेमचंद की बहुत ही सुंदर सी कहानी लिखी गई है। लेखक का परिचय है। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय था। तो प्रेमचंद का जो असली नाम है वो क्या है, धनपत राय है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियां और उपन्यास लिखी। उनकी अनेक कहानियां जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत बड़ी और सराही गई है। तो उनकी जो फेमस कहानियां है वह उनमें से कौन कौन सी है, ईदगाह है, बड़े भाई साहब है, गुल्ली डंडा है, दो बैलों की कथा है। वो सब क्या है, बहुत ही अच्छी और ना मतलब प्रसिद्ध कहानियां हैं। उनका जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई थी 1936 में।